अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा लेक्चर बड़ा अहम है और ये मेरे बच्चे मेरे सामने मौजूद हैं क्योंकि ये एमए की सतह का ये लेक्चर है सारे का सारा। तो मेरा ये मौक़िफ़ था कि जब मैं ये पढ़ाऊँ तो मैं कम से कम जो है ये यूट्यूब पे इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी इससे इस्तेफादा कर लें। एक बहस आमतौर पे हमारे यहाँ की जाती है कि गज़ल क्या चीज़ है और इसके हवाले से बड़ी लंबी चौड़ी बहस छिड़ी होती है कि गज़ल किसको कहते हैं, क्या है और नज़म क्या चीज़ है, इस पर भी बहस की जाती है। अगर आप एमए की सतह की बात करते हैं तो बगैर इसके आप मतलब बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं सकते। जब आप गज़ल और नज़म की बात करते हैं तो आप इसके बगैर जो है वो समझ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास जब हम तज़किरा करते हैं शौरा का तो सारे गज़ल गो शायर हैं, इसके अलावा जो है बीच में नज़म गो शायर हैं। सबसे पहली चीज़ अपने ज़हन में रखिए कि सारी शायरी जो है वो नज़म कहलाती है। ये जितनी भी शायरी है ये सारी नज़म कहलाती है, लेकिन आगे उसके जो असनाफ़े सुखन हम जिसको कहते हैं, तो असनाफ़े सुखन का ताल्लुक यानी नज़म की जो अक़साम है, नज़म के हवाले से जो बहस की जाती है कि इसकी किस्में जो हैं वो कौन सी हैं, तो नज़म का ही एक हिस्सा गज़ल है। बाज़ लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि ये बुनियादी तौर पे नज़म और गज़ल एक है, ये गलत फहमी है। नज़म और चीज़ है, गज़ल और चीज़ है। लेकिन मैंने कहा सारी शायरी को नज़म भी कहा जाता है, सारी शायरी को नज़म भी कहा जाता है, इसलिए बाज़ लोगों के नज़दीक जो है वो ये ख्याल किया जाता है कि शायद ये गज़ल नज़म एक है। अगर ये एक हो तो फिर नाम क्यों मुख्तलिफ है? तो ये नाम एक ही होना चाहिए। आज मैं आप लोगों को बुनियादी फ़र्क जो गज़ल और नज़म का बुनियादी फ़र्क है मैं उसकी वजाहत करूँगा कि इन दोनों का बुनियादी फ़र्क क्या है। और जिस तरह मैंने तज़किरा किया कि ये असनाफ़े सुखन कहलाती हैं, सबसे पहले हम जो है वो गज़ल के वाले से चलेंगे। और आम तौर पे जो है वो एक ये सवाल उठता है कि गज़ल आई कहाँ से। सवाल ये उठता है ये किसका हिस्सा है। तो माहिरीन इसके बारे में कहते हैं, नाकदीन का ये मानना है कि ये बुनियादी तौर पर ये असल में कसीदे का इब्तदाइया है, कसीदे से गज़ल अखज़ की गई है। तो पहली चीज़ तो अपने ज़हन में रखिएगा। और कहा जाता है कि ये ईरानियों से जो है वो उर्दू अदब में जो है वो दार आई, और उर्दू अदब में इसका जो है वो आम तौर पे जो इस्तेमाल है, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना नाकदीन का कि ईरानी असरात इस पर नुमाया नज़र आते हैं। पर ये एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा, गज़ल जो है वो अरबों में इतना उसका रवाज नहीं, लेकिन जितना रवाज जो है ईरान और यानी फ़ारसी शायरी और फ़ारसी शायरी से फिर उर्दू शायरी में। अब सवाल ये उठता है कि जो इसके मायनों के एतबार से ये गज़ल का मायना क्या है। तो गज़ल सबसे पहली चीज़ जो है अगर मानवी एतबार से देखा जाए तो इसके तीन मतलब जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। एक पहला मतलब जो है वो है औरतों से गुफ्तगू करना, ये इसका पहला मतलब है। लेकिन बाज़ जगहों पे इसका मतलब जो है वो किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि औरतों के हुस्न इश्क के मतलब गुफ्तगू करना, और बाज़ जगहों पे लिखा हुआ है औरतों से गुफ्तगू करना। तो बहरहाल मैं दोनों आपको बता रहा हूं कि औरतों से गुफ्तगू करना, या आम तौर पे कहा जाता है कि इसको औरतों के हुस्न इश्क के मुतल्लिक गुफ्तगू करना। अच्छा, कई जगहों पे आप लोगों को जो है इस हवाले से शायद जो है वो जो लफ्ज़ हमारे पास इश्क है शायद ये ना नजर आए कहीं पे, लेकिन मुस्तनद तरीन है कि औरतों से गुफ्तगू करना, औरतों के मुतल्लिक गुफ्तगू करना, ये ज़रूर नजर आता है। लेकिन क्योंकि कुछ जगहों पे ये भी हुस्न का भी जिक्र आया तो मैंने वो भी आप लोगों के मुतल्लिक बता दिया। एक और तारीफ इसकी जो की जाती है, इसका मायना, हम तारीफ पे तो बाद में आते हैं, मायना दूसरा इसका, एक मायना ये है, दूसरा इसका मायना जो निकलता है वो है हरन के गले से निकलने वाली दर्दनाक आवाज। हरन के गले से निकलने वाली दर्दनाक आवाज जो है बाज लोगों के नजदीक वो आवाज जो उसकी आखिरी आवाज होती है जब उसे ज़िबा किया जाता है ना। कहते हैं शिकारी, दो तीन रवायत हैं। एक रवायत है कि जब हरन को पकड़ा जाए और उसका जब ज़िबा करने के वक्त होता है या उसे गला
उस वक्त एक चीख निकलती है, बड़ी दर्दनाक चीख। लेकिन बाज लोग कहते हैं कि जब शिकारी उसे पकड़ लेता तो उस वक्त वो जो आवाज निकलती है उसके मुंह से, उसके गले से, उसको, उस चीख को, दर्दनाक, लेकिन दर्दनाक का लफ्ज आता है, उस दर्दनाक चीख को जो है वो गजल कहा जाता है। तीसरा मतलब इसका जो है वो आम तौर पे तो मशहूर नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो वो मतलब है कि जी सूत कातना। तीसरा मतलब इसका जो है वो है सूत कातना। और इमाम गजाली का मतलब कहा जाता है कि गजाली जो इलाका था उनको गजाली कहा भी इसलिए जाता था कि उनके जो वालिद साहब थे वो सूत काटते थे, कपड़ा जो है बुनना, उसे सूत कातना कहते हैं। तो इस निस्बत से गजल के 3 मायने हैं, 2 मशहूर व मारूफ हैं और एक जो मायना है वो इतना मशहूर नहीं है जो मैंने आपके सामने रखा। जब हम चलते हैं लफ्जी मतलब, यानी ये हम यहाँ पे जो लफ्जी मतलब हैं हम उन पर जो है वो बहस कर रहे हैं, यानी कि इब्तदाई तौर पे कि इसके लफ्जी मतलब क्या है। जब हम नज़म का लफ्जी मतलब देखते हैं तो आपने सुना होगा नज़्म ज़ब्त, आपने सुना होगा। तो नज़म का लफ्जी मतलब है लड़ी में परोना, यानी नज़म का जो लफ्जी मतलब है, मेरे पास जो मार्कर है माशाल्लाह वो आज बड़ा लुत्फ दे रहे हैं, और कोई भी चलने से कहता है मैं चलना नहीं है। पहला मतलब है इसका लड़ी में परोना, दूसरा मतलब है इसका बंदोबस्त, और तीसरा मतलब है इसका इंतजाम। कहते हैं कि जिस तरह एक गानी जो होती है, लड़ी जो है उसमें परोया जाता है तो नज्म, उसे नज्म कहा जाता है। अब ये अपने मायनों के एतबार से भी दोनों मुख्तलिफ हैं, मायनों के एतबार से भी दोनों मुख्तलिफ हैं। वो उसका मायना और है, इसका मायना और है। अगला जी, अब हम यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये बुनियादी फर्क इसका जो है वो क्या है। अब अगला फर्क हमारे सामने आ जाएगा। अगला फर्क मैं आपकी तरफ इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो कोई मुझे यूट्यूब पे देख के ये कहे कि आप हमारी तरफ नहीं देख रहे। मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा, मैं क्लास ले रहा हूं, तो मैं क्लास लेते हुए ये मैं सारा जो है वो लेक्चर वो कोशिश कर रहा हूं कि ये लोगों का फ़ायदा हो जाए। मुझसे अक्सर सवाल किया जाता है कि जी ये फ़र्क हमें वाज़ेह पता नहीं लगता, तो मैंने कहा चलो मैं ये बता देता हूँ। पहला फ़र्क जी लफ्ज़ों का। दूसरा फ़र्क तारीफ के लिहाज से। गज़ल की तारीफ जो की जाती है वो ये है कि शायरी की ऐसी किस्म कि जिसमें हुस्नो इश्क के किस्से बयान किए जाएं, हिज्र वसाल और वो तमाम के तमाम इश्किया रमूज पहलू बयान किए जाएं, जिसकी बिना के ऊपर मोहब्बत के चर्चे होते हैं। आपको कह सकता है जी कि जनाब क्या नज़म में जो है वो ये नहीं जिक्र आ सकता मोहब्बत का? जी आ सकता है, को मना थोड़ी किया गया है। लेकिन गज़ल की खालिस्तन तारीफ जो की जा रही है औरतों के हुस्न इश्क को बयान करना या औरतों से, तो इस तारीफ को पेश नज़र रखें तो आपको पता चलेगा कि गज़ल आम तौर पे कहा ही उसको जाता है जिसके अंदर हुस्न इश्क के किस्से हों। लेकिन अगर इसके अंदर जो है तसव्वुफ आ जाए, अक्ल आ जाए, हिकमत आ जाए, दानाई आ जाए और कई मौज़ूआत आ जाए तो मना नहीं है। असातिज़ा कराम जो हैं उन्होंने उसको शामिल किया। तो ये अपने ज़हन में रखिएगा कि तारीफ, नज़म की तारीफ जहाँ तक की जाती है ऐसी नज़म कि जिसमें तसलसल पाया जाता हो, किसी ख़ास मौजू पर मौजूद हो, तो वो उसको नज़म कहा जाता है। उसका कोई भी मौजू हो सकता है। तो चलते हैं सबसे पहले फ़र्क की जानिब। गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। पहली चीज, गज़ल का उन्वान नहीं होता, जबकि नज्म का बाकायदा एक उन्वान होता है। ये पहला फर्क है इन दोनों लफ्जी मतलब के बाद। अगला फर्क है इसका कि जब हम तज़किरा करते हैं उन्वान का, तो गज़ल का उन्वान नहीं होता, लेकिन नज्म का आपने उन्वान सुने होंगे। आपने बरसात मसलन, तो बरसात जो होगा जब उसका उन्वान होगा तो फिर वो उसके अंदर वही बयान किया जाएगा, ठीक है। और मकड़ा और मक्खी, पहाड़ और गुलहरी, ये उन्वानात हैं। हम्द, नात, ये उन्वानात हैं। लेकिन आपने गज़ल का कभी कोई उन्वान नहीं देखा। गज़ल का कोई नाम नहीं, गज़ल का कोई नाम नहीं है। गज़ल खुद अपना नाम है, लेकिन उसकी वजह है
कि क्योंकि गज़ल को पहले रेख्ता कहा जाता था किस ज़माने में, बाद में इसका नाम इमाम बख्श नासिक के दौर में रखा गया, इसका नाम गज़ल रखा गया। तो ये अपने ज़हन में रखिएगा कि ये पहला इसका फ़र्क है। दूसरा फ़र्क इसका आ जाइए, जो गज़ल है इसके हर शेर का मजमून मुख्तलिफ होता है। जो गज़ल है इसके हर शेर का मजमून अलग होता है, लेकिन नज़म में हर शेर का एक तसलसल होता है, यानी एक ही मौजू पर चलने वाली नज़म होती है। और इसका मतलब गज़ल में आप अगर देखें कि गालिब जिस तरह कहता है कि ये ना थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। मेरी ये किस्मत नहीं थी कि मुझे मेरे महबूब का जो है वो दर नसीब होता, साथ नसीब होता, उसका मुझे जो वस्ल है, मतलब मुझे मिलना जो है वो कहीं कबूल हो जाता, मंजूर हो जाता। क्यों? अगर और जीते रहते यही इंतजार, मैं अगर और भी जीता रहता तो यही इंतजार रहता। आगे चल के अब देखिए कि अगला शेर जो है कहता, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना। मैं अगर तेरे वादे पे जी रहा हूं तो इसको झूठ समझो। क्यों? कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। अगर मुझे तेरे वादे पर एतबार होता तो मैं मार ना जाता। मुझे तेरे वादे पे एतबार नहीं कि तू मुझे मिलेगा, मुझे एतबार नहीं है, मैं इसीलिए जी रहा हूं। अगला मजमून देखिए और आ गया, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये जो मेरा दिल है इससे पूछो, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलश कहाँ से उठती जो जिगर के पार होता। ये जो तूने अपने आंखों का तीर चलाया है, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये जो तूने तीर खींच के मुझे मारा है, अध खींचा तीर, वो जब मुझे लगा है नीम कश, वो ना बाहर गया है ना वो जो है वो अंदर पूरी तरह है। वो समझ लीजिए कि दिल में जो है वो एक खास किस्म की चुभन पैदा कर रहा है, यानी ये इस तारतन कहा जा रहा है। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीमकश को, ये खलश कहाँ से उठती जो जिगर के पार होता। अगर ये मेरे दिल से पार हो जाता तो ये खलश क्यों होती? लगता है कि तेरा ये तीर जो तूने इश्क का मारा है, मोहब्बत का मारा है, अपने हुस्न का मारा है, ये मेरे दिल के अंदर ही कहीं रह गया। अब तीनों मजमून लहदा और फिर कहता है कि हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना घर के दरिया, ना कहीं जनाजा उठता ना कहीं मजार होता, मजमून ही तब्दील हो गया। तो गजल के मजामीन बदलते हैं, हर शेर अलग-अलग मजमून का अमल होता है, लेकिन नज़्म में ये काम नहीं होता। अगली चीज जी, गजल जो है वो रदीफो काफिया की पाबंद होती है। इस पर बाज लोग कहेंगे कि सर ये आप कह रहे हैं कि ये रदीफो काफिया की पाबंद होती है, तो बाज गजलें काफिया में लिखी गई। जी, शर्त काफिये की है, शर्त काफिये की है, रदीफ की नहीं। बगैर रदीफ के गजलें लिखी गई और बहुत सारी लिखी गई, और हमारे साजा कराम जो है उन्होंने लिखी, जो बड़े क्लासिक शायर हैं उन्होंने लिखी। काफिया शर्त है, रदीफ शर्त नहीं है। लेकिन नज्म में जो है शर्त ऐसी कोई नहीं है, यानी जो रदीफो काफिया के बगैर भी, इसमें रदीफो काफिया की पाबंदी नहीं। जरूरी नहीं है कि जो लिखा जा रहा है नज्म में, मतलब आजाद नज्म है, उसमें कोई किसी किस्म का काफिया नहीं है, कोई रदीफ नहीं है, और जो है नज्म मुर्रा उसमें भी नहीं है। पाबंद नज्म में जो है वो जरूर इस्तेमाल, लाजमी नहीं रदीफ इस्तेमाल किया जाए। तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये भी एक फ़र्क है कि ये रदीफ़ो काफ़िया की पाबंद है, जिसमें मैंने कहा कि रदीफ ना हो तो काफ़िया की पाबंदी है, काफ़िया शर्त है, रदीफ का शर्त नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है। उसके बाद आ जाइए जी कि जब गज़ल का तज़किरा किया जाता है तो इसके अशार की तादाद मखसूस है। इसके अशार की तादाद जो है वो कहा जाता है कि वो मखसूस है। किसी ज़माने में 20, 22, 24, 25 तक अशार भी चले जाते थे। बाद में इमाम बख्श नासिक के दौर में इसे कम किया गया, और एक तो ये कहा गया कि अशार ताक में होंगे, यानी 3, 5, 7, 9, 11। दूसरा ये कहा गया कि 15 तक अशार होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। फिर इतराज़ात भी हुए। ये नहीं कि गुनाह है कोई कि आप 15 से ज़्यादा अशार नहीं लिख सकते, लिखे हैं लोगों ने, और गज़लें मुसलसल लिखी है और बड़ी लंबी लंबी गज़लें लिखी हैं, लेकिन
गज़ल की खूबी ये है कि इसमें अशार की तादाद थोड़ी होती है, यानी 7, 9, 11 वगैरह वगैरह, इस तरह इसके अशार होते हैं। तो तब 15 तक, अब शायरों ने थोड़ी तादाद में लिखते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 लिख लिए, 9 लिख लिए, 11 लिख लिए, तो तब ये कहा गया। लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल कि शायर इसकी पाबंदी करते हैं कि ताक में होने चाहिए, लेकिन उस ज़माने में ये कहा गया था कि ताक में हो। और अब तो लोग मतलब 6 भी लिख लेते हैं, 8 भी लिख लेते हैं, लेकिन ये तादाद कम होती है। जब नज़म की बात करें तो नज़म के अशार की तादाद मखसूस नहीं होती, यानी इसके अशार की तादाद मखसूस नहीं है। वो क्यों नहीं है जी? क्योंकि नज़म जो है, शाहनामा फरदौसी लिखा गया 60,000 से ज़ायद अशार पर मुश्तमिल। जिस तरह अपने अल्ताफ हुसैन हाली हैं, उनकी मुसद्दस हाली जो है वो 1700 से ज़्यादा बंदों पर मुश्तमिल है, जिसके अशार की तादाद तकरीबन कोई 6600 के लगभग बनती है। तो गज़ल में अशार थोड़े होते हैं मखसूस, लेकिन नज़्म में अशार जो हैं वो लातदाद हो सकते हैं। उसकी एक बड़ी वजह है कि इसका जो है वो तसलसल होता है, एक मजमून चल रहा होता है, उसके तहत वो लेके चलते चले जाते हैं। फिर जो गज़ल है, इसमें जो हालत होती है वो शेर की हालत होती है। शेर की हालत से मुराद क्या है? इससे मुराद है कि जब 2 मिसरों पर मुश्तमिल एक शेर हो, यानी इसके अंदर 2 मिसरों से ज्यादा मिसरे नहीं आ सकते, 2 मिसरों से ज्यादा इसमें मिसरे नहीं आ सकते। 2 मिसरों का एक शेर, फिर 2 मिसरों का शेर, फिर 2 मिसरों का शेर, जबकि इस तरफ ऐसा नहीं है। इस तरफ जो है वो नज़्म में जो है वो शेर भी और इसके अलावा बंद भी। अब बंद जो है वो किस किस शक्ल में है? 2 मिसरों से जायद मिसरे हो जाए तो बंद कहलाता है, 2 मिसरों से ज्यादा मिसरे हो जाएं तो बंद कहलाता है। बंद जो है वो मुसल्लस, 3 मिसरे हों तो मुसल्लस कहलाता, यानी 3 मिसरे हों तो वो मुसल्लस कहलाता है, 4 हों तो मुरब्बा कहलाता है, 5 हों तो मुखम्मस कहलाता है, और 6 हों तो मुसद्दस कहलाता है। यानी ये मिसरे जो हैं इस हवाले से नज़्म में ये इस्तेमाल होते हैं, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस। इसके अलावा भी इस्तेमाल होते हैं, मतलब ज़्यादा भी इस्तेमाल हो सकते हैं। बाज़ लोगों ने 10-10 तक भी इस्तेमाल किए, 8-8 इस्तेमाल किए, 9 इस्तेमाल किए, लेकिन ज़्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं। 2 मिसरे शेर भी इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा जो मैंने कहा कि बंद भी इस्तेमाल होता है। लेकिन आप यहाँ पे गज़ल में ये तजर्बा नहीं कर सकते। गज़ल का देखिए कानून है ना, अपना अपना कानून है, वो उस कानून के तहत चल रही है। अगली चीज जो गज़ल के हवाले से है कि गज़ल, याद रखिएगा, मैं अब यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा आप लोगों को उसी हवाले से आ जाएगा कि गज़ल की कोई किस्म नहीं है, इसकी कोई किस्म नहीं गज़ल की, लेकिन नज़्म की कई अक़साम है, इसकी कई अक़साम है। इनमें आज़ाद नज़्म, इसके अलावा नसरी नज़्म, इसके अलावा पाबंद नज़्म, इसके अलावा जनाब जो है हमारे पास नज़्म मुअर्रा। तो ये इसके हवाले से ये भी ज़हन में रखिएगा कि इसकी गज़ल की कोई किस्म नहीं है, लेकिन इस हवाले से इस तरफ हमें कई जो हैं वो किस्में मिल जाती हैं, जो आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म, पाबंद नज़्म, नज़्म मुअर्रा की शक्ल में हमें नज़र आती हैं। अब आ जाइए जी कि गज़ल जो है, जब हम तज़किरा कर रहे हैं कि ये कोई किस्म नहीं है इसकी कोई, और हम ये भी तज़किरा कर रहे हैं कि इसमें जो है आम तौर पे जो ज़्यादातर जो है वो कहा जाता है कि ये नज़्म से थोड़ा मुख्तलिफ रंग रखती है। इसी तरह गज़ल जो है उसके अंदर जो मज़ामीन हैं वो आप हर तरह के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम नज़्म की तरफ जाते हैं तो जो चल रहा होता है सिलसिला, उसको पेश नज़र रखना लाज़िम है। उसको आप पेश नज़र रखेंगे तो नज़्म का तसलसल बरकरार रहेगा। इसके अलावा जो
जदीद गज़ल कहलाती है। अब जो नई गज़ल आई है, तो जदीद गज़ल कहते उसे हैं जिनके मौज़ूआत नए हों। वो गज़ल के मौज़ूआत जो पुराने हैं, हुस्न व इश्क, मोमन का मोमन को इस हवाले से एक बड़ा शायर गर्दाना जाता है गज़ल के, जिन्हें कहते हैं तगज़्ज़ुल का शायर। और नज़म के हवाले से इल्लामा इकबाल, जदीद नज़म के हवाले से नूनवी मिराशद, मजीद अमजद, मीरा जी, ये बड़े नाम समझे जाते हैं नज़म के हवाले से। गज़ल, खालस गज़ल का तगज़्ज़ुल का शायर जो है वो मोमन का मोमन को माना जाता है। ये नहीं है कि बाकी क्लासिक शायरों ने बड़ी शायरी की है, लेकिन गज़ल के हवाले से जिसने खालस उन तमाम मौज़ूआत को उठाया, वो गज़ल के मौज़ूआत थे, तो उसके लिए सिर्फ आप जो हैं उसी का नाम ले सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनका बयान करना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप लोगों को ये पता चले कि इन दोनों में आपस में जो है वो फ़र्क क्या है। मज़मून के एतबार से भी फ़र्क है, तसलसल के एतबार से भी फ़र्क है, इसके अलावा इसके नाम के एतबार से भी फ़र्क है, इसके कवानीन जो है जिसका मैंने तज़किरा किया, जो कवायद है इसके, उसकी रूह से भी इसमें फ़र्क है। इसलिए नज़म और गज़ल दोनों आपस में जो है वो बहुत सारे जो है वो कह लीजिए कि इख्तलाफात की बिना पर जो है वो अलग अलग दो असनाफ हैं। अब मज़े की बात यह है कि इसकी जो नज़म की असनाफ हैं उनको भी अगर देखा जाए तो उनमें भी आगे फ़र्क है, लेकिन गज़ल के हवाले से आप ये नहीं कह सकते कि इसकी कोई किस्म है या इसका कोई आगे हिस्सा है। नहीं, इसका आगे कोई हिस्सा नहीं होता। ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाअल्लाह ताला जो है वो अगले हम टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। ये थोड़ी सी चीज़ें थी, ये मैंने मुख्तसरन कोशिश की है कि आप लोगों को बात समझ लग जाए, ज़्यादा गहराई में जाए बगैर सादा सी बातें मैंने आपके गोज़र की हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।